नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बजट के इंतजार को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चला है। इस देश इस उम्मीद से है कि जो बीते 6 दशक में नहीं हुआ शायद अब हो जाए। सुरक्षा, सुविधा जैसे मसलों पर बड़े फैसले हो। जो रेल किराया बढ़ा, अब इस बजट के बाद क्या उसकी वसूली होगी, आखिर कैसे होगी तस्वीर बजट की। और बड़ा सवाल, 25 सांसद देने वाले राजस्थान को आखिर क्या कुछ मिल सकता है इस बजट में। गौड़ा की गड्डी में आखिर कौन कौन होंगे सवार, आज बिग फाइट में बात करेंगे राजस्थान की उम्मीदों पर। फिलहाल इस इश्यू पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राम नारायण मीणा जी, रेलवे सलाहकार मंडल के सदस्य केदार शर्मा जी। 139, that is the connectivity number of this. Anybody who is having a mobile phone in his hand also can make use of these services, and practically it is the Narendra Modi's one far-reaching thinking that each and every man in the society should have IT accessibility, and we are making use of those services in railways. Tomorrow we are going to present the budget. As soon as the budget is presented, all the things inside the budget that will appear and it will read to each and every person. Even Twitter account is also opened, and through Twitter also all the messages will be sent across the country. I hope that certainly this will give a new moral boost to the whole railway ministry, including Facebook account is also opened. So from tomorrow onwards, all the people across the country can make use of the services of railways through Facebook, through Twitter, and this IT initiative will certainly boost the working style of the railways in future. केदार शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आपका रुख करूंगा कि जिस तरह से सदानंद गौड़ा ने अभी कहा कि अब रेलवे टेक्नो फ्रेंडली हो रहा है, तकनीक की बात जहां तक की, उन्होंने कहा कि अकाउंट उनके रेलवे के फेसबुक और ट्विटर पर खोले जाएंगे, मोबाइल पर कनेक्टिविटी होगी, आम व्यक्ति को टेक्नो फ्रेंडली बनाकर रेलवे से जोड़ा जाएगा। क्या ये उम्मीद सबसे ज्यादा जरूरी है जो अब पूरी होने वाली है? केदार जी, जो माननीय मंत्री महोदय ने फेसबुक से इनसे जोड़ा जा रहा है, उससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और आम आदमी को इससे फायदा होगा। जी, आपको क्या लगता है कि जो फायदे वाली बात कर रहे हैं, सिर्फ इसी से फायदा होगा या फिर फायदे के लिए कुछ और भी करना चाहिए? फायदों के लिए अभी रेल बजट के अंदर माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो राजस्थान के लिए विशेष रूप से है, तो राजस्थान में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं, ऐसा हम लोगों को आशा है। जी, रामनारायण जी, आपकी राय जानना चाहूँगा कि टेक्नो फ्रेंडली होने की बात सदानंद गौड़ा बोलते हैं। उनका कहना है कि फेसबुक और ट्विटर पर जब रेलवे आ जाएगा तो आम व्यक्ति इससे जुड़ जाएगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, समय के साथ सब कुछ होता है। ये तो कोई भी रेल मंत्री हो, ये कहने की बात नहीं है, ये तो सोते होना है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, आज से 1995 में कोई नहीं सोच सकता था। आज सबके पास मोबाइल है, लैंडलाइन ख़त्म होती जा रही है। उसी तरह से ये चीज़ों की पहली बात तो ये है कि रेलवे का जो स्थितियाँ बन रही है हमारे देश में, क्या सुदृढ़ीकरण हो रहा है ट्रैक्स का। माननीय नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री थे, उस समय में रेलवे का अमान परिवर्तन का राजस्थान को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, कभी किराया नहीं बढ़ाया। पिछले 10 साल में जितना किराया नहीं बढ़ा, अभी बढ़ा दिया गया। क्या जनता से ही रेल को चलाना चाहते हैं? अभी मैं आज पता चला राजस्थान में पीपीपी मोड की सड़कें हैं। क्या टोल टैक्स से सड़कों को चलाना चाहते हैं? जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। अलावा किसान के गेहूं के जो मार्केट रेट से भी कम है, स्पोर्ट प्राइस में नहीं खरीदी सरकार। एक चीज़ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सब कुछ तो हो रहा है, एक बात जो सरकार को करनी चाहिए, और वह मुझे राजस्थान के लिए आशावादी हमें उम्मीद है और ईश्वर सद्बुद्धि देगा सदानंद गौड़ा को। आपको तो उम्मीद करनी होगी, क्योंकि आज अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि जो भी रेलवे की बदहाली है उसके लिए पिछले 10 साल का यूपीए शासन जिम्मेदार रहा है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, अरुण जेटली जी वकील रहे, बताए, मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने बहस नहीं सुनी।
वकील का काम होता है त्रुटि नहीं हो त्रुटि निकालना। अब यूपीए शासन ने त्रुटि की, पहले किस शासन ने त्रुटि की, कौन सी सरकार है, ये तो प्रजातंत्र का हिस्सा है। लेकिन एक मैं मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बताता हूँ, ऑफिस की फाइलें अखबारों में आना, इस सरकार ने डिसीजन लिया, इस सरकार ने डिसीजन लिया, ये किराया बढ़ाना चाहते थे, जिसने जो कुछ किया ऑन रिकॉर्ड जो पब्लिक के सामने तो आया, आप ये वो तो होना मानते चाहिए। ये तो मानते ये- हैं आपकी ये रेलवे तरीका का ठीक जो नहीं है। किराया बढ़ रहा था उसके लिए यूपीए सरकार में फैसला हो गया था लागू, भले अभी हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए फाइल में क्या होता है, फाइल चलती है, ऑफिसर्स फाइल को डालते हैं, आगे भेजते हैं, मिनिस्टर फाइन अथॉरिटी होता है। जब मिनिस्टर ने उस चीज़ को नहीं किया तो ये नहीं माना जाएगा। लेकिन उनको चाहिए कि ये यूपीए के ऊपर डालने के बजाय, हर बात में दूसरे पे गाली निकालने के बजाय, उसके खिलाफ बोलने के बजाय, हम क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये हमारे सामने, मुझे तो बहुत डर लगता है इस बात को, राजस्थान की जनता बहुत दुखी और चिंतित है जिस प्रकार से माननीय, चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी बाद में है जी, जबकि पार्टी पहले आना चाहिए। उस प्रधानमंत्री के और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में जो वातावरण हुआ, जिस तरह से रिसेप्शन हुआ, दोनों के चेहरे जितने ठंडे थे, हमारे एमपीज को चाहिए, मैं तो एमपीज को आगाह भी करना चाहूँगा, उनको दबाव डालना चाहिए कि राजस्थान पिछड़ा इलाका है, अकाल पड़ता है, पीने के पानी की समस्या है जी। और यहाँ रेल का विकास जिस गति से होना चाहिए नहीं हुआ। राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जहाँ बहुत से जिले आज भी रेलवे लाइन से छूते हैं। टोंक हुआ, करौली हुआ, बांसवाड़ा तो खैर बहुत अच्छी बात है जो अशोक जी ने उसका निर्णय ले लिया, मुख्यमंत्री थे तब। लेकिन इस तरह का जो है, आप देखिए जलंधर से नसीराबाद, आपका अजमेर का जो टूरिस्ट है वो कोटा होता हुआ भोपाल सीधा जाएगा। जो रेल लाइन घोषित तो है, आप चलिए ये जो मुद्दे हैं इन पे मैं आपके पास आऊंगा। केदार शर्मा जी, पहले मैं रेल किराए का ही जिक्र कर लेता हूं आपसे। आप रेलवे सलाहकार मंडल के सदस्य हैं, आपको लगता है कि ये रेल किराया बढ़ना इतना जरूरी था? पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी के साथ ही, इसका दोष किसको देंगे आप? यात्रियों को सुविधा के लिए रेल किराया जो बढ़ाया गया है वो यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी और रेलवे स्टेशन पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है वो फैसिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए रेल किराया बढ़ाना कोई ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, ज़्यादा विशेष फर्क भी नहीं है। 14-14.5% रेल किराया बढ़ा है। जो अगर मान लो यात्री उतरता है रेलवे स्टेशन से और घर पे आता है तो इतना किराया तो उसका उसमें लग जाता है जी। तो आप इस रेल किराए को में इजाफे को तो ठीक मानते हैं, लेकिन कौन सी सुविधाएं इसके बदले मिलेंगी यात्रियों को, क्या लगता है आपको? वैसे जो ट्रेन के अंदर सुरक्षा मिले, यात्रियों की सुरक्षा और रेल की सुरक्षा, ये दो चीज़ महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर रेलवे कर लेता है तो इससे बढ़िया बेनिफिट और कुछ नहीं हो सकता यात्रियों के लिए। रामनारायण जी, आपको लगता है कि रेलवे में ये जो सुविधाएं हैं इस बार इजाफा करेगी मोदी सरकार? जो बदहाली आपकी सरकार करके गई है उसको संवारने का काम, ये जो 14% से ज्यादा का जो रेल भाड़े में इजाफा हुआ है वो कारगर साबित होगा उस दिशा में? देखिए, मैं सबसे पहले तो अर्ज करना चाहूँगा, पिछली सरकार कोalition गवर्नमेंट थी, मेरी सरकार नहीं थी, मैं सरकार में मंत्री नहीं था, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा जी। पिछले 5 सप्ताह में रेलवे का कैटरिंग दुर्दशा का शिकार हुआ है। सिक्योरिटी में कितनी ही चेनें लूटी गई है, माँ बहनों की डिब्बों में जो घटनाएं हुई है। ये प्रश्न ये उठता है कि रेल किराया बढ़ा, क्या जरूरी था? क्या दो तरह से पैसे, एक तो बजट का मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए जी, देखा जाना चाहिए पैसे का कितना पैसा आया, कहाँ गया। रेलवे एक इतनी बड़ी संस्था है, यहाँ निर्माण कार्यों में गड़बड़ होने लगी, भ्रष्टाचार होने लग गया। पहले रेलवे और डिफेंस दोनों बराबर माना जाता था, उसमें सुधार आने से रेलवे को फायदा होगा। दूसरी बात मितव्ययता का ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया। तीसरी बात, जो अव्यवस्थाएं होती है उन अव्यवस्थाओं के कारण भी हमारा मनी पैसे की तरह भर रहा है। भाई केदार जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वैसे मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रेलवे सलाहकार समिति, इनको तो रेलवे सलाहकार समिति में प्रस्ताव पास करना चाहिए, किराया तब बढ़ना चाहिए जब दूसरी व्यवस्थाओं से फंड्स हमारे पास नहीं हो। जी। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए मेरे पास कुछ डाटाज है। रेलवे का अभी वर्तमान जो घाटा है 30,000 करोड़ रुपए है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एंट्रीम जो बजट पेश किया था उसमें 1,65,00,000 करोड़ माफ कीजिएगा, उसका राजस्व का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 1.06 लाख करोड़ रुपए सिर्फ माल भाड़े से मिलने थे। आपको क्या लगता है कि इस बजट में
वो जो घाटा है 30,000 करोड़ का, उसकी भरपाई के लिए कुछ काम हो रहा है? देखिए, रेलवे इतना बड़ा हमारा विभाग है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ा ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो अब बना है। पहले रेलवे से हमारी गवर्नमेंट को पैसा मिलता था जी। आज गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ी स्थिति आ गई है। आज भी रेलवे यदि व्यवस्था सुधारे, मॉनिटरिंग ठीक हो, करप्शन खत्म हो जाए, जैसा कि वादा है बीजेपी का सरकार आई है, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का तो नाम है, नरेंद्र मोदी जी का वादा है, इन व्यवस्थाओं को सुधारने के बाद आवश्यक हो तो किराया बढ़ाना चाहिए। बहुत सी आपकी इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पैसा देने को तैयार है, कम दर में पैसा देने को तैयार है। रेलवे को तो 3% 2.5% में विदेश भी पैसा देने को तैयार है। आप रेलवे में निवेश का इशारा कर रहे हैं? उनका फायदा, हाँ बिल्कुल निवेश। आप ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे होते हैं इसके किराए के जरिए, उसके बजाय आपको पैसा बिना ब्याज के मिल रहा है रेलवे की व्यवस्था सुधारने के लिए, उसमें क्यों नहीं जा रहे हो आप? जनता के ऊपर भार क्यों? चलिए, मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा रामनारायण जी यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो इसी पर बात करूंगा कि निवेश को लेकर क्या किया जाना चाहिए। क्या एफडीआई के जरिए निवेश हो, निजी सेक्टर का निवेश किस तरह से होना चाहिए? क्या इतनी बड़ी बॉडी में ये निवेश हितकारी होगा पैसेंजर के लिए? ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पल हम लौटेंगे, आप बने रहिए बिग फाइट। हमें आशा तो है कि रेल बजट में जो जनता ने, राजस्थान की जनता ने जो मत दिए हैं उसके अनुसार रेल बजट में हमें सौगातें मिलें, परंतु मंत्रिमंडल के गठन को देखते हुए हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। बजट में इसके लिए स्पेशल बजट रखना चाहिए और रेलवे की पुख्ता सुरक्षा करनी चाहिए। भारतीय रेल आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग लंबे समय से कर रही है और मैं समझता हूं IRCTC सबसे बड़ी व्यावसायिक वेबसाइट है देश की, जिसका उपयोग देश भर में लोग कर रहे हैं। लेकिन आज ये जरूरत महसूस हुई कि संवाद की प्रक्रिया को तेज करना, आपसे और देश के सामान्य लोगों से रेलवे का सीधा संपर्क बने, इसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग रेलवे अधिक से अधिक करे और बाकी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो बातें हैं वो कल बजट में मंत्री जी कहेंगे, इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और सामान्य लोगों से भी रेलवे का संपर्क बना रहे, इसके लिए एक नंबर भी आज हम जारी कर रहे हैं जो आने वाले समय में टोल फ्री हो जाएगा। और आज के इश्यू से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या 25 सांसद देने वाले प्रदेश को रेल बजट से बम्पर सौगात मिल सकती है? उम्मीद प्रदेश कर सकता है। आप अपनी राय firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। रामनारायण जी, ब्रेक पर जाने से पहले रेलवे में निवेश का जिक्र कर रहे थे। आपको क्या लगता है, अगर नरेंद्र मोदी एफडीआई का निवेश लेकर आते हैं या निजी सेक्टर में कहीं से कोई निवेश रेलवे में होता है तो क्या ये जायज़ है? अगर होता है तो कितना होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए और उसकी दखलंदाजी किस स्तर पर होनी चाहिए? देखिए, हमारे देश में एक समय था, तब बहस हुई थी पार्लियामेंट में, उस समय ये कहा गया था कि देश में 1/10 से ज़्यादा गरीबी अमीरी का अंतर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राममनोहर लोहिया का ऐसा कथन था और उसको संसद ने बहुत हर्षध्वनि से स्वीकार किया था, उसमें इतना गैप नहीं था। आज जिस तरह की व्यवस्था बन गई, नए प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद में पहली दफ़ा सुनने को आ रहा है, न डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में सुना, न इंदिरा जी के ज़माने में सुना, मिलना जुलना रेयर केसेस में होना। आज हर उद्योगपति, कोई नहीं कह सकता, अफसर नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री नहीं कह सकते, वो सब स्टाफ के माध्यम से बात करते हैं। उद्योगपतियों के पास सीधा टेलीफोन, जिसको माने हमारे प्रधानमंत्री उठाते हैं जी, तो ये चीज़ तो वो करना चाहते हैं। लेकिन मेरा निवेश का मतलब ये नहीं था कि पूंजीपतियों का पैसा लगे। मेरा निवेश से मतलब ये था लोनिंग। 2% में 2.5% में रेलवे को पैसा फंडिंग्स करने के लिए विदेश एजेंसीज हैं, आपका वर्ल्ड बैंक है। तो रेलवे का घाटा इस तरह से बढ़ता है, आप कहना चाहते हैं कि ब्याज चुकाने में ही रेलवे घाटे में चला जाता है? बिल्कुल, आप जनता के ऊपर भार डालने के बजाय जो वादा किया है सरकार ने कि हम जनहित के काम करेंगे, जनता के ऊपर भार नहीं डालेंगे,
जो भार डाला गया और पिछली सरकार के ऊपर गलतियां थोपने की जो आदत बनी हुई है, अरुण जेटली की तो खैर वो वकील है, कुछ नहीं मिले तो भी उसमें से फाइल में निकाल कर उसको मुलजिम को बरी कराना, अपने साथी को जिताना, ये करने केदार के जी, आपको बजाय क्या लगता है? तरीका अपनाना चाहिए, जनता के ऊपर भार नहीं डालना चाहिए। आप टोल टैक्स के माध्यम से जिस तरह का तरीका हो रहा है, फिर चुंगी क्यों आपने माफ करी, चुंगी जी, माफ करी चलिए थी, मैं हर जगह केदार आपके hurdles जी खत्म। सलाहकार मंडल में, केदार जी आपको क्या लगता है कि इस तरह के सुझाव आपकी तरफ मैं से एक होते बात हैं? करके अपनी बात समाप्त करूंगा। केदार जी को तो चाहिए कि अपने सलाहकार मंडल में प्रस्ताव पास करें जी। कि जनता के ऊपर जो भार डाला है वो गलत है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। केदार जी, क्या राय है आपकी? किराया कम होना चाहिए और निजी क्षेत्र का निवेश ज्यादा हो? पिछले 10 साल तक यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार से राजस्थान को क्या मिला? काफ़ी उम्मीद थी यूपीए सरकार में, और माननीय हमारे सीपी जोशी जी कुछ समय के लिए मंत्री भी बने थे, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें थी राजस्थान को। उन्होंने काफ़ी घोषणाएं भी करी, लेकिन एक भी घोषणा कारगर रूप से चालू नहीं हो पाई। जी टोंक आज तक जुड़ा नहीं है रेलवे से। बिल्कुल, ये तो राम नारायण जी का मुद्दा है, संसद में ये खुद उठा चुके हैं। नहीं, क्यों राम नारायण जी? बिल्कुल जुड़ेगा। मैंने तो रेलवे लाइन भी जलेंद्र वर्ल्ड क्लास स्टेशन रेलवे स्टेशन को लेकर के कितनी बार डिस्कशन किया कि हर बार बजट आता था कांग्रेस का, यूपीए सरकार का हर बार बजट आता था, उसमें जयपुर को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बातें होती थी, नहीं हुआ पाया एक बार भी। जी, तो आपको क्या लगता है निजी क्षेत्र का निवेश होना चाहिए? निजी क्षेत्र का निवेश से रेलवे में जो भी कमियां हैं वो पूर्ति होगी। चलिए, मेरे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। अशोक लंबे समय से रेलवे को कवर करते आए हैं, एक एक नब्ज को समझते हैं। अशोक, पहले स्टेशन की बात का जिक्र करते हैं। जैसा कि केदार जी ने जिक्र किया, जयपुर रेलवे स्टेशन को हर बार वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना दिखाया जाता है, उम्मीदों की बात की जाती है, उम्मीदों का बजट होता है। आपको क्या लगता है जयपुर की क्या हालत है, खासतौर पर स्टेशन की? राजधानी है राजस्थान की। अश्विनी, जहाँ तक स्टेशन की बात करें तो जयपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन है, लेकिन आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा यात्री बाहर है, ट्रेनें इतनी ज़्यादा हैं और प्लेटफॉर्मों की जो संख्या है, मात्र 5 प्लेटफॉर्म जयपुर रेलवे जंक्शन पर हैं। तो ऐसे में एक गाड़ी आती है, वो हट नहीं पाती, उससे पहले दूसरी गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो जाती है। तो ये जो तरीका है, इसमें कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा। घोषणाएं बहुत ज़्यादा की जा सकती हैं जाहिर तौर पर, और गाड़ियों की घोषणाएं हो जाएं, लेकिन उन्हें चलाया कैसे जाएगा? आज जब रेलवे के प्रतिदिन 2000 गाड़ियाँ चलती थी, उस समय भी हम बात करें तो करीब 19 लाख कर्मचारी रेलवे में काम करते थे। आज जब गाड़ियों की संख्या 2 से 2500 के बीच में प्रतिदिन पहुंच गई है, आज रेलवे का 14 लाख कर्मचारी हैं। तो जब तक कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया जाएगा, तो ये सारी घोषणाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि जयपुर को इस वक्त ऑल्टरनेट स्टेशन की दरकार है? बिल्कुल अश्विनी, अल्टरनेट स्टेशन बनाए बिना रेलवे को पटरी पर लाया जाना संभव नहीं है। अब और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना आप चाहे जितनी घोषणाएं कर लीजिए, वो घोषणाएं कारगर रूप नहीं ले पाएंगी, और कहीं ना कहीं उनका जो यूज होना चाहिए जनता के लिए, जनता वो नहीं हो पाएगा। चलिए, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ नागौर से जुड़े हैं, राधेश्याम जी। राधेश्याम जी, क्या कहना है आपका? सर, हम भी चाहते हैं कि हमारे डीडवाना में कुछ मतलब उस हिसाब से गाड़ियां चलनी चाहिए हमारे। जी, मेरा कहना यह है कि जो हमारे यहाँ जो 2 सवारी गाड़ियां चलती है जी, और एक्सप्रेस के नाम से एक भी गाड़ी नहीं है जी, निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं आपकी, और इस पर भी मैं सवाल खड़ा करता हूं। यहाँ पर रेलवे का रिकॉर्ड है, 50 साल में 3700 किलोमीटर लंबा ट्रैक पूरे भारत में बिछाया गया है। 3700 किलोमीटर का लंबा रेल ट्रैक है। राम नारायण जी, हर जगह की बात होती है। डीडवाना से एक कॉलर थे नागौर के, उनका कहना था कि उनके यहाँ रेल की लाइन है लेकिन गाड़ियां इतनी नहीं है। आप टोंक से आते हैं, टोंक की तो सालों से मांग है कि एक बार तो रेल का सपना पूरा हो जाए। कई ऐसी बड़ी मुद्दे हैं जिनको लेकर टोंक ने रेल को लेकर खास तौर पर बड़ा संघर्ष किया है। देखिए अशोक जी, आपकी बात को मैं तायद करता हूँ। टोंक हो या करौली, दोनों पिछड़े इलाके हैं, वहाँ रेलवे आना चाहिए जी। लेकिन आपको मैं ये भी याद दिला दूँ कि पिछली सरकार जो यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की थी, उनके मुख्यमंत्री जी ने रेलवे ने कहा कि हम यहाँ हमारे लिए वायबल नहीं है। राजस्थान सरकार ने ज़मीन पूरी देने का, उसका पूरा खर्चा उसके एक्विजिशन का देने का,
और आधी राशि रेलवे ट्रैक की देने के लिए पत्र लिखा है। मुझे उम्मीद है कि उस पत्र के आधार पे आज की बीजेपी सरकार काम करेगी। यदि नहीं करती है तो जनहित का काम नहीं है। भारत सरकार को भी चाहिए कि इस योजना को जल्दी चालू करे। दूसरा, टोंक जिले से होकर के जलंधर से आपकी नशीराबाद रेलवे लाइन जा रही है। उस रेलवे लाइन वो मंजूर शुदा है, गए बजट में उसकी स्वीकृति हो गई थी, चुनाव आगे विधानसभा के, इसलिए उसका शिलान्यास नहीं हुआ, वो भी होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जयपुर से सीधा चित्तौड़ आपका रूट है, जो टोडा रायसिंह, जो मालपुरा टोडा रायसिंह होकर के रेलवे लाइन जाती थी, वो जब बीजेपी सरकार थी केंद्र में उस टाइम पे उसको बंद कर दिया गया था। उसको सबक लेकर के टोडा रायसिंह होकर के मालपुरा होकर के बाया देवली सीधा चित्तौड़ रूट मिल जाएगा तो अहमदाबाद का सीधा रूट नहीं होगा। राजस्थान के विकास को चार चांद लगा। आपने डीडवाना के लिए बात कही, यदि वहाँ यात्री भार है तो निश्चित तौर पे वहाँ एक्सप्रेस ट्रेन रुकना भी चाहिए, नई एक्सप्रेस ट्रेन चलना भी चाहिए। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जयपुर से केरल में है, वहाँ आरटीओ का दफ्तर है, विधानसभा क्षेत्र है, बड़ा इलाका है वो। जयपुर से केरल जाने के लिए सप्ताह में एक ट्रेन है, ट्रेन के फेरे बढ़ने चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको शंका जाहिर की, जिस प्रकार से राजस्थान की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिले हैं, दोनों का चेहरा जिस तरह से बुझा हुआ था, उससे हमें अलग से दबाव डालना पड़ेगा। चलिए, ये अंदर की बात आपने की, बिल्कुल इस तस्वीर में क्या मायने हो सकते हैं इस पर जिक्र करूं उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ सवाई माधोपुर से, शंकर लाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहना है शंकर लाल जी आपका? हेलो जी शंकर लाल जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते, बताएं क्या कहना है आपका? सर मुझे कहना है कि सवाई माधोपुर से जयपुर तक के लिए डबल लाइन जोड़नी चाहिए। जी जी सर, इस पर तो काम हो रहा है। हमारे रामनारायण जी ने जैसा कि इशारा भी किया इस दिशा में, लेकिन बात है उम्मीदों की। आखिर उम्मीदें हर साल होती है, हर बजट में होती है, पूरी नहीं हो पाती। ऐसी कौन कौन सी तस्वीर है जो राजस्थान को पहले दिखाई गई और आज पूरी नहीं हो पाई, जरा उस पर एक नजर डालते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले। रेल दौड़ती भागती एकदम हमारी जिंदगी की तरह हमारा जीवन भी इस रेल से जुड़ गया है। और जब भी रेल की सेहत दुरुस्त करने का फरमान सुनाने का वक्त आता है तो हमारी भी उम्मीदें रेल की तरह दौड़ने भागने लगती हैं। उम्मीदें लोहे के पहिए पर सवार होकर पूरी गति से दौड़ती हैं। लगता है इस बार तो रेल से कबाड़ का ठप्पा हट ही जाएगा। हर बार उम्मीदों का ग्रीन सिग्नल दिखता है। अगर 10% भी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं तो समझिए कि काम पूरा हो गया। 26 फरवरी 2013 रेल मंत्री पवन बंसल ने रेल बजट पेश किया। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदों का ही रेल बजट था। बड़ी आशाएं थी। एक साल बीत गए लेकिन कितना काम हुआ सब आपकी आंखों के सामने है। पिछले रेल बजट में जो कमी रह गई थी उसे एक साल के बाद नए रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश किया। चूंकि चुनाव नजदीक थे इसलिए घोषणाएं भी लोक लुभावनी हुई। पिछले रेल बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि इस बार जम्मू में उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर की रेल लाइन शुरू की गई है। साथ ही दिल्ली से आगरा तक के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हुआ। पिछले रेल बजट की कुछ बड़ी घोषणाएं इस तरह थी। 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां चलाए जाने का ऐलान, 26 नई पैसेंजर सेवाएं, 8 डेमो सेवाएं, 57 गाड़ियों के विस्तार की योजना, 24 गाड़ियों के फेरे बढ़ाने की योजना, 1,52,000 रिक्त पद भरे जाने के बाद 47,000 पद SC, ST और विकलांगों के लिए, 500 किलोमीटर नई लाइन, 750 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण। पिछले रेल बजट में किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अंतरिम रेल बजट में देश को 73 ट्रेनों की सौगात दी गई। जम्मू के उधमपुर से कटरा तक के लिए रेल लाइन चलाने का ऐलान। 11.2 किलोमीटर सुरंग से घाटी में रेल लाइन शुरू करने की योजना। ये तो थी पिछले रेल बजट की योजनाएं।
जिनमें से जम्मू कश्मीर रेल लाइन शुरू होने के अलावा और किसी योजना की शुरू होने की बात कहीं याद नहीं आती। अब एक बार फिर उम्मीदों के पहिए पर रेल बजट सवार होकर आ रहा है। अच्छे दिनों के वादे करके सत्ता में आई सरकार के लिए ये बजट पहले इम्तिहान की तरह है। कड़वी दवा का डोज तो पहले ही दिया जा चुका है। देखते हैं इस बार के बजट में सरकार जनता को कौन सा लॉलीपॉप देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। बात उम्मीदों की है। गौड़ा की गड्डी जब राजस्थान से गुजरेगी तो क्या कुछ मिलेगा राजस्थान को, इस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे। आप बने रहिए। रेल बजट से किराया तो बढ़िया है, हालांकि जनता तो परेशान है, मगर जो किराया बढ़ा है वैसी सुविधा भी मिलना चाहिए। ट्रेनों में सही सुरक्षा मिले लेडीज़ जेंट्स सबको, और टाइम पे ट्रेनें चले, मेंटेनेंस सही हो, रख रखाव बढ़िया हो, इस तरह की फैसिलिटी की उम्मीद है और अच्छा समझते हैं कि सुविधा सब मिलेगी। अब 25 सांसद पूरी एक ही सरकार के गए हैं तो उम्मीद तो क्यों नहीं रहेगी। और सबसे ज़्यादा महिलाओं की ज़्यादा सुविधा होनी चाहिए। आए दिन महिला कोच में भी जेंट्स बैठते हैं, पुलिस वाले सब देखते हैं, टीटी देखते हैं, पर आजकल कोई